फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सी 6 चीज़ें हम देखते हैं, रिपोर्ट में मेंशन करते हैं? नहीं जी, अब नॉर्मलिटी नहीं, नॉर्मल एक मरीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आया तो आपने 6 चीज़ें कौन सी देखनी है उसमें? शायद कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, CRL, EDD देनी है और गेस्टेशनल एज भी देनी है। मेरे ख्याल ये FC पॉजिटिव, 7 ये 7 चीज़ें बन रही हैं जो कि ये आपने देखनी है या देनी है रिपोर्ट में। ठीक है, गुड। ये फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आसान सा काम है ये। इंशाल्लाह जब हमारा मरीज़ अगले हफ्ते आएगा तो ये मज़ीद आसान हो जाएगा आपके लिए समझना इसको। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की एनॉमलीज़ को। सर आप बताएं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, 3 मैंने पढ़ाया था ब्रेक से पहले, 4 मैंने पढ़ाई थी ब्रेक के बाद, मुझे याद है, वैसे ही बताना है आपने। आपको लाइन में याद है? देख के लाइन पढ़ें, लाइन देख के मैं बताना मुझे लाइन में ही है आपने। ऐसे बेहंगम मुझे नहीं मज़ा आता काम करने का। बेहंगम 6 तो थी भी नहीं, 7 थी। 6 चलो 6 जो भी हैं तो तरतीब से बताओ ना कैसे कैसे मैंने आपको। ठीक है, जैसे अब आज हमने देख लिया ना, जी सर, ग्रोथ का समझ आ गया ना। आगे ठीक है, उसके बाद सब क्रोनिक हेमरेज बताई थी, उसके आगे देन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन RPC बताए थे, आखिर में मोलर प्रेगनेंसी। अच्छा, अब मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि मोलर प्रेगनेंसी जाके हज़ारों या लाखों में से जाके कोई एक आधा केस निकलता है। ठीक है, तो ये मतलब इसको अगर आप एक अपने जहनी आसानी के लिए साइड पे कर दें तो कितने केस रह गए पीछे? 5 केस रह गए। 5 में से सब क्रोनिक हेमरेज है, ये भी जाके सैकड़ों या हज़ारों में से एक आता है। नहीं सर, टोटल 7 थे ना, 7 में से मोलर और सब क्रोनिक निकाल के 5 बने। मोलर अगर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो अंगूरों का गुच्छा आएगा, और वो अगर आप अंगूर खाती हैं शौक से तो आप देख के पता लग जाएगा कि ये तो मोलर है, और लाजिम बात है मरीज़ आएगा कि मुझे प्रेगनेंसी है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जो हम पढ़ रहे हैं तो प्रेगनेंसी में आएगा मरीज़, तो आपको ऐसे ही मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है ये डिटेक्ट करना अल्लाह ताला ना करे कोई पेशेंट आए भी ऐसा, जब लाखों में मेरे पास मुझे 3-4 साल हो गए कभी नहीं देखा। ठीक है, पढ़ा है, देखा कभी भी नहीं है मैंने भी ना। तो लाजिम बात है जब ये इमेज आपके माइंड में है और पहले ट्राइमेस्टर में ये नज़र आती है तो कॉमन सेंस की बात, अगर इस तरह की चीज़ आपको नज़र आती है तो आप फ़ौरन उसको मोलर प्रेगनेंसी ना भी लिखें, लेकिन आप कम अज़ कम इस काबिल होंगे कि आप एबनॉर्मल यूट्रस लिख के रेफ़र तो कर सकेंगे ना। आपने लाजमी उसका वो करना है, इस तरह का लाखों में एक मरीज़ रेफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये मोलर प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए मैं आपकी आसानी के लिए मोलर प्रेगनेंसी को साइड पर रख देता हूँ क्योंकि लाखों में से एक केस है। जब मेरे पास नहीं केस आया तो मुझे उम्मीद है आपके पास भी शायद ना आए, तो ये साइड पे हो गया। अब कितने रह गए? 6, शायद 6 रह गए हैं आपके अकॉर्डिंग। फिर मैंने आपको बताया सब क्रोनिक हेमरेज है, ये भी मैंने अभी तक केस नहीं देखा अपने उसमें, तो ये कितने रह गए हैं? ये भी एक, इसको भी निकाल दें आप, ये एक नॉलेज के लिए है कि ये केसेस होते हैं। ठीक है, वो पेशेंट जो पर वजह ब्लीडिंग, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ब्लीडिंग के साथ आता है, उसमें ये हो सकता है। ठीक है, तो एक लम्हे के लिए आप इसको भी फारिग कर दें। पीछे कितने रह गए? 5। 5 में से कौन कौन से हैं? पाँच चीज़ें रह गई हैं, ये 5 रह गई हैं आप। अब देखें, इसमें हम बात करते हैं RPOC की। ठीक है, RPOC अब कॉमन सेंस की बात है, आपने अगर अपना दिमाग की खिड़कियाँ मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करते हुए खुली होंगी ना अगर आपकी, तो आपको RPOC डायग्नोज करना कोई मुश्किल नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि RPOC का मरीज़ एक ख़ास हिस्ट्री के साथ आपके पास आएगा जी। ऐसे ही है ना, मतलब वो आपके पास आएगा इसलिए कि जी मैनू RPOC है कि नहीं। एग्री करते हैं इस बात से? ये किसी और बात से आएगा वो?
नहीं सेम नहीं होंगे ना। अभी चलो आरपीओसी पे बात हो रही है, मैं ऐसा सब पे लेके आऊँगा ना। आरपीओसी का मरीज़ आपकी, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आरपीओसी को देखना इसलिए आसान है कि मरीज़ आपके पास आएगा ही कि यार मुझे ये देखना है। आपने अपना दिमाग नहीं लड़ाना कि जी मैं चीज़ों को माइनस करूँ, ठीक है, मैंने CRL लेनी है, मैंने मिस्ड अबॉर्शन देखना है, मैंने मोलर प्रेगनेंसी देखना है या और चीज़ें देखनी है, तो आपके माइंड से ऑलरेडी सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी। मरीज़ आपके पास आएगा इसीलिए, डॉक्टर आपको लिख के भेजेगी इसीलिए, या आपके मुझे आरपीओसी है कि नहीं, वो क्यों ऐसा, कैसे क्यों होगा ऐसा? ठीक है, हाँ वो कहेगी कि मेरे अंदर मतलब कि हम लोग आरपीओसी कहेंगे लेकिन हम लोग कहेंगे बिलीव करते हैं हमारे अंदर कोई अदान वगैरह तो नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। वेरी गुड। आप समझ आएगा कि ये हिस्ट्री, टिपिकल हिस्ट्री के साथ मरीज ने आना है। जब टिपिकल हिस्ट्री के साथ आना है फिर आपको क्या मसला है, आप उसने आपको बताना है ये हिस्ट्री जो आपने बताई है प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट हिस्ट्री। आपके पास मरीज आए हैं इस हिस्ट्री के साथ, आपने भी देखे हैं इस हिस्ट्री के साथ? कोई आते हैं कि जी मुझे मतलब अबॉर्ट कराया है लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें अंदर रह गई हैं, सफाई कुछ कहते हैं सफाई कराई है तो प्रॉपर सफाई नहीं हुई, दोबारा इसको काइंडली देख लें। तो ये आरपीओसी ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल आएगा। तो एक इसको थोड़ा साइड पे करें। अब अगला केस कौन सा है? बेलाइटेड ओवम में मिस्ड अबॉर्शन का। वो बहुत सिंपल केस है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए आरपीओसी का तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल अगर यूट्रस आपको देखना आता है ना, नॉर्मल यूट्रस कैसे है, ये देखें, आपको पता है कि ये बाहर वाली कौन सी लेयर है, सिरोजा है, अंदर वाली मस्कुलर लेयर है, हल्की हल्की काली सी होगी, और अंदर वाली एंडोमेट्रियम होगी। और एंडोमेट्रियम मैंने आपको बताया साइज भी लिखवाया हुआ है कि 16 mm और 11 mm भी लिखवाया हुआ है, 2 mm लिखवाया हुआ है डिफरेंट फेजेस के ऊपर, ठीक है। तो आप एक लम्हे के लिए 16 mm ज़हन में रखें। तो जो वाइट पार्ट है अगर वो 16 mm से ज़्यादा है तो क्या होगा, देखें ना, एंडोमेट्रियम 16 मिलीमीटर तक है तो एंडोमेट्रियम है, लेकिन अगर 16 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया, ये देखें, ठीक है, तो वो आरपीओसी होगा। और लेकिन फिर आपने फेज़ भी देखना है। अगर वो आ रहा है मरीज़ आपके पास उसकी अगर मैं ओवुलेशन डे से पहले आ रहा है, कौन सा फेज़ बनता है वो, प्रोलिफरेशन फेज़ के अंदर आ रहा है, तो वो 11 mm उसका हम साइज़ रखते हैं। ऐसे ही ना 11 mm लिखवाया था मैंने, कुछ याद है कि नहीं? 11 mm था। 11 mm से अगर उस फेज़ के अंदर 11 mm से ज़्यादा है तो वो आरपीओसी होगा। मैंने 4 चीज़ें लिखवाई थी कि वो आरपीओसी हो सकता है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, ये लिखवाई थी मैंने ना आपको। वो मैंने बताया था कि आपने जब अल्ट्रासाउंड करना तो आपके माइंड में बैक नॉलेज का होना ज़रूरी है, कि आपको पता हो कि जब मैं मशीन पे अल्ट्रासाउंड प्रोब रख रही हूँ तो मैं कौन से दिन पे अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ मरीज़ का। अगर आपको दिन नहीं पता तो आपका डायग्नोज गलत हो जाएगा। अब मरीज़ की LMP अगर हमें नहीं पता और हमने कैलकुलेट नहीं की, जैसे आपने कैलकुलेट की, आपको पता था कि ये डेट आनी चाहिए 5 जनवरी, ये 5 जनवरी आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो आपको पता लग गया बच्चा कमज़ोर है कि हेल्दी है। नॉलेज, माइंड में नॉलेज ने फ़ायदा दिया ना आपको। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से डे पे अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रही हैं। आया आप ओवुलेशन डे पे परफॉर्म कर रही हैं, ओवुलेशन डे से पहले परफॉर्म कर रही हैं, ओवुलेशन डे कितने दिन बाद परफॉर्म कर रही हैं, इस एंडोमेट्रियम का साइज़ क्या होना चाहिए, एंडोमेट्रियम का साइज़ अगर इससे ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होंगी तो आपको आरपीओसी डायग्नोज करना आसान हो जाता है। और ये तो बड़ा क्लियर सा एक आरपीओसी सीधा टुकड़ा नज़र आ रहा। तो वो जो आरपीओसी जो अक्सर में नज़र आते हैं ना, वो रैंडम होते हैं, कोई टुकड़ा इधर पड़ा होगा, जो चिट्टा होगा, साफ क्लियर पता लग जाता है। जैसे मैंने अब आपको वर्टिब्रा दिखाया ना, 3, एक हड्डी इधर पड़ी, एक इधर पड़ी, एक इधर पड़ी थी, ऐसी पड़ी थी ना 3 हड्डियाँ, देखी है ना आपने भी। तो आरपीओसी ऐसे टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर है, एक इधर है, एक इधर, डिफरेंट टुकड़े पड़े होंगे अगर वो, तो वो आपको वैसे ही क्या नाम है वो पता लग जाएगा कि यार ये एंडोमेट्रियम जो नॉर्मल नहीं है, तो ये आरपीओसीज हैं। तो आरपीओसीज प्रेजेंट आप लेके भेज दें या कर लें, जो खुद ही आप सफाई कर लें, ठीक है। तो मोलर प्रेगनेंसी होगी, सबकोरेड हेमरेज होगा, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। आरपीओसी ये केसेस आपके पास आएंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं इसको। एक चीज़ फिर उसके बाद हमने पीछे बात की थी, आपने क्या बात की थी, बेलाइटेड ओवम की, मिस्ड अबॉर्शन की। तो बेलाइटेड ओवम या मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन जो है जैसे अबॉर्ट हो जाना, बेबी अबॉर्ट हो जाता है, इसको मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं ना, अबॉर्ट हो गया। या दूसरा ये भी हो सकता है कि जो बच्चा उसके अंदर बना ही नहीं है,
उसको भी मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। साथ में उसको मिस्ड अबॉर्शन का आगे टाइप है जिसको हम ब्लैटेड ओवम कह देते हैं। कि मिस्ड अबॉर्शन की ये वो टाइप है जिसके अंदर अभी बच्चा बना ही नहीं है, घर तो बन गया लेकिन उसमें रहता कोई नहीं है, सर तो मौजूद है लेकिन बाल नहीं है, टिंड है, कहते हैं ना टिंड, गंजा। तो ब्लैटेड ओवम ये अंडा है जो है, ये गंजा अंडा है, इस अंडे के अंदर कुछ भी नहीं है। ओवम कहते हैं अंडे को। तो ब्लाइटेड ओवम कि वो अंडा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली अंडा। ठीक है, तो खाली अंडा है, इसके अंदर बच्चा नहीं बना। और आपको इस कॉमन इल्म की आपको मैंने नॉलेज दे दिया है कि जी 7 हफ्ते के अंदर बच्चा बन जाना चाहिए, लाजमी नज़र आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, 7वां हफ्ता है, वो कह रही है जी मुझे 3 हफ्ते ऊपर हो गए हैं, होगा ना, ये 2 हफ्ते ऊपर हो गए हैं, आपको जस्ट सेकंड नज़र आया, बच्चा नज़र नहीं आया, तो आप उसे कहेंगे 1 हफ्ते बाद आए या 2 हफ्ते बाद आए। ठीक है, 8 हफ्ते हो जाते हैं और फिर भी कुछ नज़र नहीं आता, तो वो क्या है, मिस्ड अबॉर्शन या ब्लैटेड ओवम। बेहतर होगा कि आप ब्लैटेड ओवम इसको अबाउट दो, जो मर्जी लिख दें आप, आगे समझ आ जाए, खुद डील कर लें आप, मेडिसिन का आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो वो सिंपल सी मैंने आपको इमेज दिखाई है कि इतना बड़ा हो गया, 8वां हफ्ता है और कुछ नज़र नहीं आया, तो क्या होगा, ब्लैटेड ओवम। हाँ, आ गई समझ? देखें, RPOC में तो बच्चा बना ना, बच्चा बना, उसके टुकड़े बच गए, और मिस्ड अबॉर्शन या ब्लैटेड ओवम के अंदर तो कुछ नज़र नहीं आएगा। क्लियर हो गया आपको शायद सा? तो RPOC और ब्लैटेड ओवम के अंदर फ़र्क क्लियर होगा। अच्छा, अब हम माइनस करते आ रहे थे आपकी आसानी के लिए, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आसानी हो माइंड में। हमने मोलर प्रेगनेंसी माइनस की, सब कोरोनिक फैमिली, 2 चीज़ें हमने माइनस कर ली जो कि थोड़ी सी एक्सेप्शनल केसेस हैं। और ये केस अगर आपसे रह भी जाता है ना तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि आप LH चीज़ें और आपसे इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप इतने हैवी, अगर हो भी जाए तो आपको कोई नहीं पूछ सकते, खैर है यार LH चीज़ें क्या हो गया। ठीक है, तो 2 एक केसेस हो गए। पीछे हमने फिर बात की RPOC और ब्लैटेड ओवम की। ये दोनों केसेस आपको आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये केसेस आपको आएंगे महीने के अंदर, 1 आधा 2 4 5 मरीज़ आपको ये मिल जाएंगे, दोनों केसेस के, ब्लैटेड ओवम को भी मिलेगा और RPOC को मिलेगा। लिहाजा इसके ऊपर बात कर लेंगे, ये समझ आ गई आपको। ठीक है, ये आपको नॉलेज वाली बात है। हो सकता है, देखिए मैंने आपको पहली बात बताई है कि हम यहाँ पे करेंगे, आपको भी एक केस भी अब नॉर्मलिटी का नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये तो बाई चांस ये ग्रोथ वाले मरीज़ आ गए, एक की ग्रोथ ज़्यादा थी, एक की कम थी। ठीक है, तो जब हमने किया है, काफ़ी अर्सा हम करते हैं, हमें तो कोई केस मिला ही नहीं अब नॉर्मलिटी वाला। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको वो चीज़ आराम से मिल जाती है। अब मैंने आपको प्लेसेंटा दिखाया, अब आपने प्लेसेंटा नॉर्मल देखा है, लेकिन अब आपके अंदर इतनी अहलियत पैदा हो जाएगी कि आप एबनॉर्मल भी देख सकेंगी। कैसे? आप जब रखेंगे सर्विस के पास प्रोब, आप देखेंगे सर्विस के पास है कि नहीं, अगर पास है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, कोई मसला हो सकता है। बात फॉलो की मेरी? इसी तरह फिर मैंने आपको स्पाइन की पूरी एक लेयर दिखाई है कि 2 स्पाइन ऐसे आ रही हैं, फिर उसके बाहर स्किन है, हमारी चमड़ी है ना, ये स्किन, ये स्किन अगर ना हो और बाहर फोड़ा बना होता है, बच्चे पैदा होते हैं, देखा ना आपने, फुंसी फोड़ा बड़ा सारा बना होता है, कमर में बने होते हैं, देखे होंगे आपने। तो अगर आपको नॉलेज है कि आप क्या देख रही हैं, आप देख रही हैं स्किन, आपकी नहीं स्किन, तो ठीक है, आप कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि जी स्पाइना बाइफिडा नहीं है। अब अगर आपको नॉलेज है तो आप स्पाइना बाइफिडा डायग्नोज करेंगी, आपने लेक्चर लिए हुए हैं, समझा हुआ है, तो आप देखेंगी अगर वो ब्रेक आ गया तो आपकी फ़ौरन लाजिम बात है, जब आपके काम 100 मरीज़ आप नॉर्मल देख चुकी हैं और आपको पता है कि यार नॉर्मल तो ऐसे होता है, तो ऑटोमेटिकली अब नॉर्मल आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना। मेरे पास से मेरा ख्याल एग्री नहीं कर रहा, आप समझ नहीं मेरी बात? कर रहे हैं ना, आपको बात समझ आ रही है ना मेरी? तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आपके लिए इंतहाई आसान होगा। अब जैसे मैंने आपको मिनारेटिव फ्लूइड दिखाया, वो मैं आगे हम जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मेजरमेंट से मैं आपको बताऊंगा मिनारेटिव फ्लूइड क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो नॉर्मल हम चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। तो एबनॉर्मलिटी हो सकता है आप महीना करते हैं, आपके पास एक केस भी एबनॉर्मल ना आए, लेकिन जब आपको नॉर्मल करना आ जाता है ना, तो एबनॉर्मल खुद ब खुद बंदा करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, और ना कर सको और आपको शक पड़े कि यार ये चीज़ उससे हट के है, तो आप उस मरीज़ को रेफ़र कर देते हैं। तो ये आपका काम है, ये चीज़ सीखने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, यही चीज़ हमने आपको सिखानी है
कि नॉर्मल से हट के जब आपको डाउट हो चीज़ को और आपके इल्म से वो चीज़ बाहर हो जाए और अब आपके समझ ना आए कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी भी नहीं है और ये बहुत कन्फ्यूज़ है, तो उस मरीज़ को आप फ़ौरन रेफ़र कर दें। ठीक है, तो बात हो रही थी, दो चीज़ें हमने वैसे माइनस कर दी, दो चीज़ें हमने आपको समझ आ गई, RPOC और प्लेटिडोम। ठीक है, अगली चीज़ें शायद आपने 7 चीज़ें लिखी हैं, इन्होंने 6 लिखी हैं, आप बताएं मुझे अगली 3 चीज़ें कौन सी हैं। उधर देख के बताएं ना, तरतीब से चले, मैं चाहता हूँ तरतीब से हो। ये 4 उल्टी चले, आप उल्टा चलना है आपने, 4 चीज़ें आपने उल्टा निकाल कर ली हमने, अब 3 चीज़ें कौन सी हैं। ठीक है, अब एक्टोपिक, CRL और कार्डिक एक्टिविटी सिंपल है, वो भी आपने केस आएंगे, तो वो मेरा ख्याल है अब अल्लाह न करे मिसाल है, अब आपने नहीं देखा ना, आपने फिटल देखा कि बच्चे का हार्ट धड़क रहा है और बच्चे से, अब इस तरह का मरीज़, अब आप कहेंगे सर मुझे हमें तो एबनॉर्मल केस देखना ही देखना है, मैं तो नहीं आपको एबनॉर्मल केस दिखा सकता, और बल्कि मैं तो खुद दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जी सबको हेल्थ दे, क्यों मैं ऐसी दुआ करूँगा कि एबनॉर्मल केस हमारे पास आए। जब हमारे अपनी औलाद होती है तो हम जब ये चाहते हैं कि या अल्लाह उसको सेहत कामिल दे, तो हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए ना, क्यों मैडम को सर। ठीक है, तो माशाल्लाह, तो मकसद कहने का ये चीज़ आप डायग्नोस करना कोई मसला नहीं होगा आपके लिए, ये हो गया। फिर आपने ग्रोथ बच्चे की देखनी है, तो ग्रोथ जैसे अब हमने 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में फ़र्क पता लग गया ग्रोथ का, लग गया ना पता मेजरमेंट से, तो वो भी आपको लग गया, क्लियर है वो आपको चीज़, क्लियर है, हार्ट भी क्लियर है, 2 चीज़ें। बीच में आज तीसरी चीज़ क्या थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो भी टिपिकल हिस्ट्री के साथ मरीज आता है, जैसे RPOC की कि जी मुझे सज्जी साइड से दर्द है, खब्बी साइड से दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे हमल हुए, मुझे 2 हफ्ते ऊपर हो गए, 1 हफ्ता ऊपर हो गया, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ऊपर हो जाएं और राइट या लेफ्ट साइड में दर्द हो, तो एक्टोपिक के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्टोपिक कहाँ बनती है, आफ्टर यूट्रस कहाँ बनेगी, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर बनेगी ना, और वो जो है लेटरल थोड़ी सी होती है, सेंटर में तो नहीं होती ना वो, तो अगर इधर दर्द है या राइट या लेफ्ट की दर्द कंप्लेंट कर रहा है, तो वहाँ प्रोब रख के देखते जाएं कि आपको पानी जिस तरह थैलियाँ देख रही हैं आप इमेज में, देखें ना सैक नज़र आ रहा है कि नहीं, अगर कोई सैक नज़र आता है तो वो एक्टोपिक हो सकता है और फ़ौरन उसको आप रेफ़र कर दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये अब सारा रिवाइज़ करने का मकसद ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो नॉर्मल चीज़ें आपने देखी हैं 6, वो चीज़ें क्लियर हो गई, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो 7 चीज़ें नॉर्मल आपने देखनी है वो भी क्लियर हो गई हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे आप कह रही हैं कि पूरी कोशिश कीजिएगा एक मरीज़ आप पकड़ के ले आए ना, तो इंशाल्लाह आपका फर्स्ट सेमेस्टर बेहतरीन आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रोब आपको वैसे पकड़नी आती है, थोड़ी सी घुमानी भी आती है, आज आपने ये याद रखना है कि जो मैंने आपको प्रोब की बताई है ना, कि प्रोब का जो नॉच है वो राइट साइड पर रखनी है या अबव रखनी है। कभी कभी होता हमारे साथ ऐसा है कि जब हम मरीज़ कर रहे होते हैं ना, और हम थोड़ा सा नए मरीज़ कर रहे होते हैं, तो हम टेंशन में होते हैं, तो हम कभी प्रोब हम इधर घुमा लेते हैं, उधर घुमा लेते हैं, हमारा प्रोब की तरफ ज़हन नहीं होता। ठीक है, तो जब प्रोब आपकी सही होगी तो चीज़ आपको सही नज़र आएगी, प्रोब गलत होगी तो आपको चीज़ें गलत नज़र आएंगी। मैं उल्टा बैठ के मैं नीचे सिर कर लूँ, टांगे ऊपर कर लूँ और मैं पढ़ना शुरू करूँ, तो मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, मुश्किल होगी ना, मुझे मुश्किल होगी ना। तो ये ऐसे ही होता है कि प्रोब अगर आपने उल्टी पकड़ ली है तो आप समझें कि आप उल्टा हो के या उल्टी किताब पढ़ रहे हैं, आपने उल्टा लाजमी होना, आप किताब उल्टी पढ़ रहे हैं तो आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर है, नॉलेज वाइज क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फर्स्ट सेमेस्टर का। शायद साहब आपको सर इसमें कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन मज़ीद है तो बताएं, नॉलेज के हवाले से। कितनी चीज़ें मैंने 7 ये और 6 13, अगर आप इसको इसी तरह याद रखेंगी ना कि सर ने 6 चीज़ें नॉर्मली देखनी थी, 7 नॉर्मलिटी हैं, यकीन करें आप कसम से ऐसे करेंगे काम के चस आ जाएगी, देखिएगा आप, और यकीनन आप याद भी करेंगे और दुआ भी देंगे कि बड़ा आसान लफ्ज़ों में सर ने मुझे समझाया है। जैसे मैंने आपको बताया इसका गायनी का अल्ट्रासाउंड बताया, कितना आसान बताया, क्या क्या बताया था आपको, बताया था कि कंडी सैक में क्या देखना है और ओवरी में सिस देखनी है, 2 चीज़ें बताई थी आपको। ब्रॉड और लिगामेंट नज़र नहीं आते, फैलोपियन ट्यूब नज़र नहीं आती, तो क्या मसला है उसमें। तो मतलब कहने का ये है कि आपको जितना मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना ये 10-11 दिन के, अगर आप इसको 2 पेज पे भी लिख लें ना, एक ये और 2 ये, तो मुझे उम्मीद है 2 पेज अपने हाथ में रखें ना आप अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट बन जाएंगे ऑप्स कहने के, क्योंकि ये 6 और 7 13
नॉलेज आपको है, 13 पॉइंट आप लिख लें कि ये मरीज़ आता है तो मैंने ये 13 चीज़ें जहन में रखनी है। ये 13 चीज़ें जहन में रखें, 13 चीज़ों की रिपोर्ट बना लें। 7 अगर नॉर्मेलिटी नहीं है माइनस कर दें, 6 चीज़ें जो हैं वो आप लिख के मरीज़ को भेजें, रिपोर्ट आपकी कंप्लीट है। आपने 7 अगर नॉर्मेलिटी भी तो मिस की है ना, उसकी निकाली है, 6 आपने चीज़ें लिखी भी हैं, तो बेहतरीन रिपोर्ट है आपकी। और कितना आपने लिखना है, आप कोई कंसल्टेंट तो है नहीं, या अमेरिका के अंदर तो अल्ट्रासाउंड कर नहीं रहे आप डॉपलर मशीन के ऊपर। बात समझिए मेरी आपने। तो ये इंतहाई ईजी है। 13 पॉइंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए हैं, 13 पॉइंट्स। ये 13 पॉइंट आपने सम अप करके, ये आपका टास्क है 13 पॉइंट ये। और गायनी के जो मैंने आपको लिखाया था कि यूट्रस में, जब यूट्रस का अल्ट्रासाउंड आप करेंगी तो आपने क्या चीज़ें देखनी है। गायनी की जब आपने रिपोर्ट बनानी है तो आपने क्या चीज़ें लिखनी है, वो आपने लिख के लाना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, एक पेज के ऊपर नीट करके लाना है दोनों ने। समझ आएगा टास्क क्या है गायनी का। सेकंड टास्क आपका ये है कि 13 पॉइंट हैं, इनको आपने 13 पॉइंट्स को लिख के लाना है। जो 6-7 जो पॉइंट रिपोर्ट के हैं और 7 पॉइंट रिपोर्ट पॉइंट जो हैं उसके हैं एबनॉर्मलिटी या नॉर्मल। 7 अगर 6 और 7 है तो 13 बनते हैं, अगर 7 और 7 है तो 14। 13-14 जितने मैंने लिखाए हैं वो नीट करके एक पेज पे आ जाएंगे आपके। एक पेज उसको बन जाएगा और आधा पेज आपका बनेगा, पूरा भी नहीं बनेगा, आधा पेज आपका बनेगा गायनी रिपोर्ट का। गायनी की रिपोर्ट में आपको मैंने बताया था, मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। गायनी की रिपोर्ट में आपको मैंने बताया था कि आपने यूट्रस का साइज, ठीक है, आप ऊपर हेडिंग लिख लीजिए गायनी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। गायनी रिपोर्ट नीचे क्या आपने देना है, नंबर 1 साइज, नंबर 2 यूट्रस पोजीशन, ऐसी है, नंबर 3 एंडोमेट्रियम थिकनेस, देखते हैं ना, नंबर 4 फाइब्राइड, देखते हैं ना, नंबर 5 सिस्ट। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, 5 चीज़ें इसकी हो गई। फिर उसके बाद एडनेक्सा के अंदर आपको मैंने बताया था, एडनेक्सा में आपने ओवरी में सिंपल सिस्ट और पोलियोवरियल सिस्ट PCOS। तो ये 2 हो इसमें आ गई। 5 यूट्रस की मेजरमेंट थी, 2 इसकी हो गई, 7 हो गई। और कल्डी सैक, पोस्टीरियर कल्डी सैक में फ्लूइड 8। तो ये 8 चीज़ें इकट्ठी करके आपने लिख के लानी है। 8 पॉइंट इसके और 13 पॉइंट उसके, ये आपका टास्क है, मुझे आपने दोनों ने चेक कराना है, लिख के लाए हैं। वो 13 जब ये बन जाएंगी, 13 पॉइंट इसके बन जाएंगे, 8 इसके बन गए। इनके मोबाइल में तस्वीर रखें, हर टाइम आप मोबाइल जेब में रखें। जब थोड़ी सी कन्फ्यूजन अल्ट्रासाउंड करते हुए बंदा भूल जाता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, क्या मेरी रिपोर्ट कंप्लीट है कि नहीं, आप वहाँ पे तस्वीर मोबाइल में निकालें, वरना फ़ोन के बहाने, जैसे मरीज़ क्या कहता है, मरीज़ कुछ भी नहीं कहता बेचारा, आप आराम से देख सकती हैं कि अच्छा ये चीज़ यूट्रस साइज़ मैंने ले ली है, यूट्रस की पोजीशन भी देख ली है, एंटीवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड है। नॉलेज तो आपका है ना, ये तो जस्ट एक वो है रिमाइंडर के तौर पर। जब आपने सारा कुछ कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट। अब वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ, नॉलेज वाइज चीज़ें ये आसान हो गई हैं दोनों, जब मैंने समराइज़ किया इनको, हुई है कि नहीं आसान। सर सबसे पहले हम साइज देखेंगे, फिर उसकी पोजीशन देखेंगे, हाँ, फिर थर्ड पे उसकी सिस्ट है, कोई फाइब्राइड है, और कौन सा, फिर एंडोमेट्रियम देखेंगे, यूट्रस साइज, यूट्रस पोजीशन, एंटीवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड है, एंडोमेट्रियल थिकनेस, उसकी फिर मैंने डिटेल लिखवाई है आपको, थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो आपके इल्म होना चाहिए। फिर यूट्रस में कोई सिस्ट है, सिस्ट की फिर मैंने आगे टाइप्स लिखवाई है, कार्टोनस सिस्ट और लिखवाई ना वो थी। फिर आपने सिस्ट के बाद आपने फाइब्राइड, 5 चीज़ें ये हो गई। 2 ओवरी में सिस्ट होती है, सिंपल सिस्ट होती है और पोलिसिस्ट। 5 और 6 कितने, 7 हो गए, 2 ये हो गए सिस्ट और सिंपल। और कल्डी सैक में फ्लूइड मैंने आपको बताया था, अगर फ्लूइड हो तो 4 चीज़ें हो सकती हैं, वो भी मैंने आपको लिखाया था। तो आपने 8 चीज़ें रखनी है। बैकग्राउंड नॉलेज इंशाल्लाह आपको हो गई एक एक चीज़ का, है ना। तो आप थोड़ा सा फीडबैक दें कि ये इस तरीके से आसान हो जाएगा ना आपके लिए। आप फील होता है कि आप जब प्रैक्टिकल इंशाल्लाह पेशेंट करेंगे तो अगर आपकी नॉलेज है तो आपको आसानी होगी इसमें। तो ये आप जब लिख के मुझे नीट बनाएंगे, फिर आप मोबाइल में तस्वीर बनाएंगी, तस्वीर बना के हर टाइम अपनी पॉकेट में रखेंगी। कभी कभी गाड़ी में जाता बंदा भूल जाता तो बंदा उसको रिवाइज़ करता जाए। जब रिवाइज़ करती जाएंगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप समझ बॉन्ड की तरह नॉलेज है पक्का हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन होगी दोनों कंप्लीट। अब हमारा है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आफ्टर 10 मिनट ब्रेक।